प्रणाम चाचा जी। और बताइए कैसे हैं? ठीक हो बेटा, सब ठीक ही है। बड़ा ही दुखी मन से बोल रहे हैं चाचा। कोई समस्या है क्या? इसमें चिंता की क्या कहो बात है? बेटा, नया इन्वर्टर खरीद लीजिए। मेरे दुकान का इन्वर्टर खराब हो गया है, इसीलिए थोड़ा मन दुखी है और चिंता में हूँ। इसमें चिंता की क्या बात है? नया इन्वर्टर खरीद के ले आइए। कहाँ से खरीद के लाऊं बेटा? खरीदने के लिए कैश की ज़रूरत होती है, जो कि मेरे पास उतना अभी उपलब्ध नहीं है। हे भगवान, आपने अपने इन्वर्टर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था, जो कि प्रत्येक वर्ष चार्ज करना चाहिए? ये डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? मुझे तो पता ही नहीं है। तुम्हें यदि पता है क्या है डेप्रिसिएशन, तो मुझे भी बता दो। डेप्रिसिएशन के बारे में मैं बता तो देता चाचा जी, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा अभी बिजी हूँ, मुझे भी जाना है। एक काम कीजिए, मेरे पास एक वीडियो है जिसमें डेप्रिसिएशन के बारे में बताया गया है, तो आप ये वीडियो देख लीजिए। मैं आपको ये वीडियो भेज दे रहा हूँ, तो ध्यान से देख लीजिएगा। और आप लोग भी जिनको डेप्रिसिएशन के बारे में जानकारी नहीं है, उसके संबंध में जो अकाउंटिंग होती है आपको नहीं पता है, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चुप रहो, वीडियो लोड हो रहा है। शांति से एक वर्ड नहीं बोलते, समझना से, बाकी तो आप जानते ही हैं। ठीक है, चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो चुका है? डेप्रिसिएशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ह्रास। ठीक है, शांति से बैठिए, एक वर्ड नहीं। सबसे पहले डेफिनेशन बताइए पहले, बिना देखे। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? क्या है ह्रास? सर जानते तो हैं लेकिन परिभाषा सेट नहीं कर पाते हैं, तो क्या लिखे हुए हैं? डेप्रिसिएशन इज एन अकाउंटिंग टर्म। डेप्रिसिएशन क्या है? एक लेखांकन का शब्द है। क्या है? नॉर्मल यूज करते हैं क्या? एक लेखांकन शब्द है। टर्म मतलब क्या है? शब्द से है। ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड, और इसको परिभाषित किया जा सकता है एज द मेथड। डेप्रिसिएशन क्या है? इसको ना थोड़ा इधर कर दीजिए, आपका फेस नहीं दिखता। ये तुमको दिखाना नहीं। ठीक है, क्या है यहाँ पे? वीडियो चल रहा है, देखिए कैसे बोलती है। ध्यान दो। डिफाइंड एज द मेथड टू मेजर द रिडक्शन ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इसको बोल देते, अभी आवाज आ जाएगा, वीडियो बना जाएगा। ठीक है, तो क्या है? डिफाइंड एज द मेथड टू मेजर। इसको किस प्रकार में डिफाइन कर रहे हैं? ये मेथड है। डेफिनेशन क्या है? मेथड है क्या मेजर करने का? रिडक्शन ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट में लिखे हैं फिक्स्ड टेंजिबल। इंटेंजिबल में डेप्रिसिएशन नहीं होता है, उसमें होता है लेकिन इंटेंजिबल मतलब वहाँ डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं यूज होता है। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। अब कब तक डेप्रिसिएशन हम लोग मेजर करते हैं? अंटिल द वैल्यू ऑफ द एसेट बिकम जीरो। जब तक एसेट्स का वैल्यू जीरो ना हो जाए, या फिर और एराइव्स इज रेसिडुअल वैल्यू। ठीक ना, या फिर उसका मूल्य रेसिडुअल वैल्यू के बराबर ना हो जाए। तो बहुत को इसमें कंफ्यूजन करते हैं कि सर ये रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए ना कि आप कोई भी एसेट्स मान लीजिए कि 1 लाख का खरीद के लाएं। कितना का? 1 लाख का। तो ये होता है ना कि जब क्या हो जाएगा, इसका टाइमिंग समाप्त हो जाएगा, इसका वारंटी समाप्त हो जाएगा, या फिर ये यूजलेस हो जाएगा, तब पर भी कुछ तो कीमत मिलेगा बेचने से। कबाड़ में भी बेचेंगे तो कुछ तो मिलेगा, कबाड़ में भी बेचेंगे तो कुछ तो मिलेगा। तो कितना मिलेगा? मान लीजिए 1 लाख में खरीद के लाए हैं और यूज बहुत साल कर लिए, बहुत वर्षों तक इसका प्रयोग किए, उसके बाद मान लीजिए कि 10,000 तो मिलेगा, कबाड़ में बेचेंगे कितना मिलेगा? तो उसको रीशेड्यूल वैल्यू कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। ये डेफिनेशन कैसा है? ये किताबी डेफिनेशन नहीं है, क्रिएट किए और जगहों से देखना पड़ता है, उसके बाद क्रिएट किए कि आपको आसान लगे। डेप्रिसिएशन इज एन अकाउंटिंग टर्म। सबसे पहले तो ये आसान है, आप लोग थोड़ा इसका हिंदी आप लोग कर लेंगे अपना, कि ह्रास क्या है? एक लेखांकन शब्द है। क्या है? एक लेखांकन शब्द। और
इसे परिभाषित किया जा सकता है एक विधि की तरह, जिससे क्या मापते हैं हम लोग? रिडक्शन। मतलब कमी, कमी मापते हैं किसको? किसके कमी को मापते हैं? हाँ, मूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति किसे कहते हैं? जिसको हम देख सकते, छू सकते हैं, जैसे मशीन है, प्लांट है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जिसे देख सकते हैं, जिसका अपना एक फिजिकल फॉर्म होता है, ठीक ना, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है। और कब तक हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? कब तक? यहाँ देखो, जब तक उसका वैल्यू 0 ना हो जाए, या फिर जब तक वो अपने रीशेड्यूल वैल्यू के बराबर ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पर लिखे हुए हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। क्यों लिखेंगे? क्योंकि भारत में अकाउंटिंग के रिलेशन में कुछ स्टैंडर्ड बनाया गया है, मतलब क्या कहते हैं, रूल रेगुलेशन बनाया गया। डेप्रिसिएशन के लिए भारत में जो स्टैंडर्ड बनाया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो कितने नंबर पे आता है? तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ठीक ना। अब ध्यान दो, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या नीड है? क्या नीड है? किसका? डेप्रिसिएशन का नीड क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? टू फाइंड रियल कॉस्ट। जैसे आप 1 लाख में खरीद के लाए हैं, एसेट्स कितना परसेंटेज लाए हैं, ठीक ना। तो अभी खरीद के लाए हैं, उसका कॉस्ट कितना है? 1 लाख है, लेकिन क्या 2 वर्षों के बाद भी उसका वैल्यू 1 लाख होगा? क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन रिडक्ट होगा ना, डेप्रिसिएशन रिडक्शन किया जाएगा, उसमें घटाया जाएगा, तो उसके बाद उसका कॉस्ट वैल्यू कितना होगा? कम ही होगा। तो कितना होगा वो फाइंड करने के लिए हम क्या निकालते हैं? डेप्रिसिएशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पॉइंट को डील भी करना है, आप लोगों को क्या करना है? इसको डील कर लेना। टू फाइंड नेट प्रॉफिट और डीलिंग भी आता है, मतलब हाँ ठीक ना। टू फाइंड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब बताओ, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस फाइंड करने में भी इसका सपोर्ट है, इसका मदद चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है? एक एक्सपेंस है। क्या है? एक एक्सपेंस है ये, ठीक ना। भले ये एक्सपेंस किसी को पे नहीं करना पड़ता है, एक तरह से सेविंग अमाउंट होता है, अपने पास जमा कर रखना, ठीक ना, बताया नहीं सब। और ये कौन सा एक्सपेंस है? बोलना है, बोल सकते हैं, जब पूछेंगे तो बोल सकते हैं। एक्सपेंस कौन सा है? 2 ऑप्शन है, रेवेन्यू या कैपिटल। डेप्रिसिएशन कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्योंकि ये पर ईयर चार्ज होता है। पर ऐसा नहीं ना कि एक बार चार्ज कर ली 10 साल का, जब एक ही बार पूरे आप 10 सालों का 20 सालों का चार्ज कर लेते हैं तो होता है वो कैपिटल एक्सपेंस। समझे? यहाँ डेप्रिसिएशन क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में एक्सपेंस का मदद होता है कि नहीं? एक्सपेंस के बिना आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड कर सकते हैं? या फिर एक भी एक्सपेंस छूट जाएगा तो आपका नेट प्रॉफिट रियल आएगा? नहीं आएगा। इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन का मदद लेते हैं क्या निकालने में? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। फिर है टू फाइंड रियल फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन समझते हैं ना, वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसा है आपके बिजनेस का, ये पता लगाना है। तो हमें किसका मदद चाहिए? किसका हेल्प चाहिए? डेप्रिसिएशन का। लेकिन ओनली डेप्रिसिएशन का हेल्प चाहिए? नहीं, इस टाइप के और भी एक्सपेंसेस सबका हेल्प चाहिए। लेकिन ये भी डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, इसके बिना भी आप रियल पोजीशन, रियल फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है टू, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को यही लगता है, डेप्रिसिएशन का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन उद्देश्य है, यही है टू अरेंज रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर द रिप्लेसमेंट। नहीं बताया थे? पहले बता चुके ना, डेप्रिसिएशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि आपका जो वो एसेट्स है कुछ सालों बाद क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो उस समय आपके पास कैपिटल रहेगा नहीं रहेगा उसका गारंटी है? तो क्यों ना हर मतलब पर ईयर कुछ अमाउंट अपने प्रॉफिट में से चार्ज कर लिया जाए, तो उसको ही क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो आपका कुछ सालों बाद वो अमाउंट सेव होकर क्या बन जाएगा? एक बिग अमाउंट हो जाएगा, और उस समय जब खराब हो जाएगा आपका एसेट या तो खरीद लेंगे। ये हम लोग अपने जीवन में ये डेप्रिसिएशन हम लोग अकाउंटिंग करते रहते हैं, ठीक है, ये हम लोग अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। लेकिन हम भी नहीं किया, मैं इन्वर्टर यहाँ रखा हूँ, ठीक है, चाहते तो हम भी इस पर क्या कर सकते थे कि 5 साल उसका वारंटी दिया था, तो 5 साल तो आपको लेके चलना ही रहा कि 5 साल तक यदि हमको 20,000 रुपये में खरीदे हैं तो महंगाई तो बढ़ेगा ही, तो 25 का टारगेट लेके चलते हैं, तो 25,000 जमा करने के लिए पर ईयर कितना जमा करना चाहिए? हेलो, 25,000 5 साल में जमा करना है तो 5,000 सर।
5,000 तो 5,000 पर ईयर हुआ, तो मंथली 5,000 पर ईयर, तो मंथली तो 30 से डिवाइड करते हैं 5,000। वही 400 के आसपास, ठीक है, 400 प्लस ही रहेगा। तो 400 रुपया पर मंथ तो जमा कर ही सकते थे, मेरे लिए बड़ा नहीं जाता। आप कोई भी जो इनकम करता है उसके लिए बड़ा नहीं 400। अब 400 जमा करते करते आपको 500 में कितना हो जाता है, वो 25,000 रुपया होता है। इन्वर्टर खराब होता है, कोई टेंशन नहीं, जाते हो ले आते हैं, ठीक ना। तो ये है डेप्रिसिएशन। सर जरूरी वही इन्वर्टर अगले साल में 25,000 में ही मिले, 5,000 ज्यादा मिलेगा, तो 5,000 तो ज्यादा ले लिए ना, 20,000 नहीं मान लो 5,000 और ज्यादा मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। मान लीजिए उतना तो हम लोग कैपिटल निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन का एक हम अभी यहाँ इम्पोर्टेंट लिखे हैं, यही इसका डिसएडवांटेज भी है। क्या है? क्योंकि आप प्योर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर पाएंगे कि कितना होगा 5 साल के बाद कीमत, कितना चार्ज कर, यही तो इसका क्या है। अच्छा सवाल पूछिए, यही आपका क्या है, लिमिटेशन है, इसी को डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, एग्जाम में भी आ सकता है। क्लियर है? एंड क्या है, टू सिक्योर द कैपिटल, ये जुड़ा हुआ है, टू सिक्योर द कैपिटल इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। हेलो, यदि आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो कुछ सालों के बाद आपको जब मशीन या एसेट खरीदना होगा तो अचानक कैपिटल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा घट जाएगा। इससे अच्छा कुछ कुछ अमाउंट जमा कर रखो तो कैपिटल सिक्योर रहेगा। कैपिटल क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। एंड टू गेट टैक्स एग्जेम्पशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करना एक लीगल बॉन्डिंग भी है। सरकार कहता है कि आप यदि डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो आपका प्रॉफिट पे जो टैक्स है वो कम लिया जाएगा। सुनाई दे रहा है? लेकिन सर ये स्ट्रिक्ट लीगल तो नहीं ना बना हुआ, कोई करता सुनो मेरा, एक मिनट, आपका प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपया, कितना हुआ, 1 लाख, और आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते हैं। अभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, ध्यान से सुनो, इग्नोर करते हैं, इसी कारण तो जानकारी में आप लोग कम रह जाते हैं हमेशा, ठीक ना। डेप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं किए, उसके बाद प्रॉफिट कितना हुआ मेरा, 1 लाख रुपया, मान के बोल रहे, कितना हुआ, 1 लाख रुपया हुआ, बताइए। और डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किए तब 1 लाख रुपया है, तो आपको टैक्स कितना भरना पड़ेगा, आराम से हिला नहीं, 1 लाख पे ही भरना पड़ेगा कि सर बंद हो गया, बंद हो गया, मतलब कुछ आ गया है, मतलब जैसे सीखिएगा तो कुछ आ गया बीच में, क्या आ गया, पता नहीं लगा। कौन किया ये, कब से बंद हुआ ये, सर अभी जस्ट वैसे बता चलो बैठो, हिलाना नहीं है। आज ये सब नहीं करना, वो भी वीडियो बंद करना, कौन किया है, इतना इम्पोर्टेंट बता रहे, नहीं सीखना तो बोलो ना, मैं इसको कल में यहाँ ले लेंगे और वहाँ ऑडियो तैयार कर देंगे, ठीक ना। सिखा रहे हैं तो ध्यान रखो, ठीक ना। वो भी कर सकते हैं ना, हम इसका फोटो ले लेंगे और वहाँ ऑडियो तैयार कर देंगे, वहीं पे बोलेंगे, ठीक है, और समझेगा। टू गेट टैक्स एग्जेम्पशन, वही समझा रहे थे कि 1 लाख रुपया मान लिया आपका नेट प्रॉफिट हुआ है और आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, तो आपको इनकम टैक्स कितना भरना, ज्यादा 1 लाख पे भरना हो या उससे कम पे, उससे ज्यादा। और यदि डेप्रिसिएशन 10,000 रुपया था तो 10,000 आप घटा देते हैं तो कितना हो जाता है नेट प्रॉफिट, 90,000, तो आपको कितना भरना पड़ता है, 90,000 का भरना पड़ता है। तब आपको कम इनकम टैक्स भरना होता है या ज्यादा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना अच्छी बात है ना, ठीक है। तो इसलिए टू गेट टैक्स एग्जेम्पशन मतलब होता है कर में छूट प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हो गया, और भी फायदे हैं, ठीक है ना, सब ज्यादा दिखवा नहीं सकते हैं, ठीक है। सर, हाँ, हम मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इसमें गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, जो वो टैक्स अरे तुमको फायदा होगा, गवर्नमेंट कहाँ फायदा मिलेगा, सर फिर गवर्नमेंट टैक्स कम करेगा ना, टैक्स कम क्यों करेगा, आपका प्रॉफिट कम रहेगा तो टैक्स कम ही लेगा वो, हाँ। अब प्रॉफिट डायरेक्ट तरह से प्रॉफिट कम करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करो, और नहीं करो तो आप ही को ज्यादा भरना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत व्यापारी ऐसे होते हैं जो डेप्रिसिएशन चार्ज भी नहीं करते होंगे, मतलब टैक्स में से प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड भी नहीं करते होंगे और दिखाते जरूर होंगे कि किए हैं, ठीक है, जिससे कुछ कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब कॉजेज क्या है, कॉजेज मतलब कारण, हिंदी भी इसका नॉर्मल ही है, अब आराम से करते हैं, बताते जा रहे हैं। कॉजेज मतलब होता है कारण, डेप्रिसिएशन होने का कारण क्या है, एसेट्स में डेप्रिसिएशन क्यों होता है, एसेट्स में डेप्रिसिएशन क्यों होता है, कारण क्योंकि टाइम के बाद उसका वैल्यू कम हो जाता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इंसान का भी जीवन क्या है, घटते ही जाता है, ठीक है, कह सकते हैं ना कि घटते ही जाता है, एक नजरिए से देखा जाए तो घटते ही जाता है उम्र, ठीक ना। आपका 70 साल में उम्र है तो 1 साल बीत गया कितना हुआ,
ठीक ना। तो उम्र घटता है हर चीज का, दुनिया में कोई भी चीज आपका अमर नहीं है, ठीक ना। तो उसी तरह से एसेट्स भी आपका अमर नहीं है। और आप पर कार्टून बना देते हैं। हम लोग भेजे थे। तो कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन में पहले वियर एंड टियर, मतलब टूट और फूट। अरे एसेट्स यूज करेगा तो टूट फूट होगा ना, तो इस कारण से उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ठीक है। आप 1 लाख में खरीदे हैं, कुछ 1 साल यूज किए, उसमें कुछ ना टूट फूट तो हुआ होगा, तो इसलिए उसको 1 लाख में बेच पाइएगा फिर से क्या नहीं, उसका वैल्यू जाएगा, उसका कॉस्ट वैल्यू नीचे जाएगा। पासेज ऑफ टाइम, टाइम पास होना, यदि हम यूज नहीं भी कर रहे हैं लेकिन समय बीत रहा है तो भी उसका वैल्यू क्या होगा। हम मोबाइल लाए, यू बोले हम यूज नहीं किए, रखा हुआ था, 1 महीना का है, सर एक प्रोडक्ट कल लाने पर आज अगर बेचेगा तो उसका तो भी नहीं आपको पूरा मिलेगा, वहां भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया जाएगा। शोरूम से निकालने के बाद सेकंड हैंड हो जाता फिर है ऑब्सोलेंसी। देखो ऑब्सोलेंसी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्सोलेंसी को हिंदी बोलते हैं अप्रचलन, क्या बोलते हैं, या पुराना हो जाना, ठीक ना। अप्रचलन मतलब होता है ना कि आज के समय में इतना देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कैसा है कि दिनों दिन में कुछ ना नया नया फीचर आ रहा है, ठीक ना। तो मान ली मोबाइल ही लेते हैं, आज आप जो मोबाइल खरीदे वही महीने बाद वही मोबाइल कम कीमत का आ जाता है और उसमें ज्यादा फीचर्स आ जाता है, तो अभी आपके पास जो मोबाइल है वो अपने आप उसका कीमत क्या हो जाएगा, तो मूल्य घट जाना है। डेप्रिसिएशन का कारण बता रहे हैं ना, अप्रचलन होना, पुराना हो जाना। और एक्सपायरेशन मतलब एक्सपायरी डेट से आगे निकल जाना, उसका एक अपना एक्सपायरी डेट था, वो पार कर गया तो उसका वैल्यू तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। फिर है कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ज्यादा लंबा वीडियो बोलना ना, फैक्टर टू अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, मतलब इसका हिंदी क्या हुआ, ह्रास को प्रभावित करने वाला तत्व है। ह्रास को, डेप्रिसिएशन को कौन कौन प्रभावित करता है, सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट। इसको इस तरह समझो, प्रभावित करने वाला नहीं समझ में आएगा वो, मतलब जब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन से आइटम का यूज करते हैं। सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट किसे कहते हैं, जितना खरीद के लाए हैं, एसेट जितना में खरीद के लाए हैं उसको सेट करने में जितना कॉस्ट आया है उस सब को ऐड करके क्या बनता है एक्चुअल कॉस्ट। एस्टिमेटेड रीशेड्यूल वैल्यू। रीशेड्यूल ये समझाया थे कि आप कोई भी एसेट खरीदेगा तो कितना भी पुराना हो जाए, मतलब वो अब यूजलेस हो गया, यूजलेस होने के बाद भी उसको बेचिएगा तो कुछ तो मूल्य मिलेगा, तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू, जिसको हिंदी में अवशिष्ट मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका भी कैलकुलेशन यूज होता है ना, जब रेट नहीं दिया जाता है तो इसी का यूज होता है ना। फिर डेप्रिसिएशन कॉस्ट, यहाँ पर रेट लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन रेट भी होता है ना, 10% लगाए या 20% लगाए, वो तो अपने से निर्धारित करना है आपको। और यूजफुल लाइफ, जैसे 5 साल लाइफ है, 10 साल लाइफ है, ये सब फैक्टर है कैलकुलेट करने का। किसको कैलकुलेट करने का, डेप्रिसिएशन। उसके बाद लिखे क्या, मेथड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ह्रास निकालने का, गणना करने का, ह्रास की गणना करने का विधि। इसमें नोट लिखे हैं, देयर आर सो मैनी मेथड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, इसका बहुत सारा विधि है, बट सम मेथड आर फॉलोइंग, कुछ लिखे हैं, क्या क्या जो मेन है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जो पढ़ रहे हैं आप लोग, पढ़ चुके हैं, इसी को और भी नामों से जानते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तीनों एक ही है, नाम बस अलग अलग है। सेकेंड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसी का नाम और है रिटेन्ड ऑन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तीनों एक ही है, बस नाम अलग है। एंड एन्युटी मेथड, ये भी पढ़ना है आप लोग को, ये एक्स्ट्रा रहेगा। डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, ये शायद नया बुक में, आपके बुक में ये मेथड होगा। तो ये आपका डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ बेसिक, ठीक ना, जानकारी था जो आप लोग को दिए, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, अपना अब भी कर लेंगे।